आज के इस बेहद खास और दिलचस्प विश्लेषण में सबका स्वागत है। हाल ही में एक ऐसा भाषण सामने आया है जिसने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की खपत यानी डेली कंजम्पशन को कम करने की एक बहुत ही गंभीर और असामान्य अपील की गई है। चलिए गहराई से समझते हैं कि अचानक की गई इस अपील के पीछे की असल वजह क्या है और इसके क्या आर्थिक मायने निकलते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस भाषण की तुलना एक हवाई जहाज के पायलट द्वारा दिए गए मेडे कॉल से की है। जरा सोचिए, इसे एक ऐसे अलार्म या अनौपचारिक आर्थिक आपातकाल की घोषणा की तरह देखा जा रहा है जिसने सबको चौंका दिया। जब देश का नेतृत्व अचानक रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल कम करने की बात करे तो ये स्थिति सचमुच एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जैसी महसूस होती है। आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले इस अभूतपूर्व अपील को समझेंगे, फिर उन 4 बड़ी मांगों पर बात करेंगे जो जनता से की गई हैं। उसके बाद वैश्विक तेल संकट और विदेशी मुद्रा की निकासी के गणित को डिकोड करेंगे और अंत में इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या ये वाकई कोई संकट है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, एक ऐसी अभूतपूर्व अपील और रुख में अचानक आया वो बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि जानकार इस स्थिति को कोविड-19 के दौर से भी ज्यादा गंभीर बता रहे हैं। ईंधन, भोजन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा की कमी को लेकर जो स्पष्ट अंदेशा जताया गया है उसने यकीनन एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हैदराबाद की उस रैली में आम जनता से वो कौन से विशिष्ट बलिदान मांगे गए हैं जिनकी इतनी चर्चा हो रही है। सीधे तौर पर 4 बड़ी और बहुत ही स्पष्ट अपीलें की गई हैं। पहली, ईंधन बचाने के लिए बिल्कुल कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को फिर से शुरू करना। दूसरी, कम से कम 1 साल तक किसी भी समारोह के लिए सोने की खरीदारी पर रोक लगाना। तीसरी, अपनी विदेशी छुट्टियों को टाल देना। और चौथी अपील सीधे किसानों से है कि वे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 25 से 50% तक की भारी कटौती करें। और इसी कड़ी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। रोजमर्रा की जरूरतों को सीमित करने को सीधे तौर पर राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति से जोड़ दिया गया है। मिसाल के तौर पर खाने के तेल का इस्तेमाल 10% तक कम करने की अपील की गई, जिसे देश के साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर बताया गया। यही नहीं, माल ढुलाई के लिए ट्रकों के बजाय रेलवे की मालगाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए इसके पीछे के मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर यानी वैश्विक तेल संकट को समझते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। युद्ध से पहले जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से भी नीचे बिक रहा था, वो अचानक छलांग लगाकर 120 से $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ये लगभग दोगुना उछाल है। और चूंकि अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाया जाता है, इसलिए इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने आयात के बिल पर एक बहुत ही बड़ा बोझ डाल दिया है। अर्थव्यवस्था की दुनिया में इसे आयातित मुद्रास्फीति या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। देश के भीतर ट्रांसपोर्ट, खेती, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर हर आम इंसान के जीवन यापन के खर्च पर पड़ता है। इस पूरी स्थिति में एक और शब्द बार बार सामने आता है, अंडर रिकवरी। होता यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बहुत महंगा हो जाता है लेकिन देश के भीतर जनता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती, तो उस अंतर से जो भारी नुकसान होता है उसे ही अंडर रिकवरी कहा जाता है। घरेलू कीमतों को बढ़ने से कृत्रिम रूप से रोक कर रखा गया है, जिसने अंदर ही अंदर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये छिपा हुआ संकट आखिर है कितना बड़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इन वर्तमान कीमतों को बनाए रखने के लिए हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठा रही हैं। जी हां, हर दिन 100 करोड़। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस भारी नुकसान की भरपाई अंततः भविष्य में किसी न किसी रूप में जनता के ही पैसों से होनी है। इसी आर्थिक दबाव के चलते अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, विदेशी मुद्रा की निकासी और डॉलर को बचाने की जद्दोजहद। गैर जरूरी चीजों के आयात को कम करने के पीछे एक पूरा डोमिनो इफेक्ट काम करता है। इसे ऐसे समझते हैं, जब भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है या विदेश यात्राएं की जाती हैं तो उसके भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है, जिसका सीधा असर ये होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है
और जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से कच्चा तेल खरीदना और भी ज्यादा महंगा पड़ने लगता है। और बिल्कुल इसी वजह से आर्थिक हलकों में ये अटकलें काफी तेज हैं कि सरकार जल्द ही सोने पर लगने वाले मौजूदा 6% आयात शुल्क को जबरदस्त बढ़ा सकती है ताकि लोग कम सोना खरीदें। हालांकि इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। इतिहास गवाह है कि जब भी सोने पर टैक्स बढ़ाया जाता है तो देश में इसकी तस्करी के मामले अचानक से बढ़ने लगते हैं। इन तमाम आर्थिक पहलुओं को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कोई वास्तविक संकट है या फिर इसके पीछे राजनीति है? आजकल कुछ लोग इस स्थिति की तुलना 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें तो ये अत्यधिक घबराहट बेबुनियाद लगती है। 1991 में हालात इतने खराब थे कि देश के पास मुश्किल से 15 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार था और सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज ऊर्जा संकट वास्तविक जरूर है, लेकिन देश के पास करीब $700 बिलियन का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जो 11 से 12 महीनों की जरूरतों के लिए काफी है। इसके अलावा हमारा बैंकिंग सिस्टम भी आज कहीं ज्यादा मजबूत है। सरकार के इस कदम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसे पेश करने का तरीका। इन कड़े आर्थिक कदमों और सादगी की अपीलों को किसी मजबूरी या नीतिगत विफलता के रूप में नहीं, बल्कि देशभक्ति की चुनौती के रूप में पेश किया जा रहा है। देश की खातिर विदेशी मुद्रा बचाना अब एक राष्ट्रीय कर्तव्य बताया जा रहा है। और यहीं पर आलोचकों का सबसे तीखा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ आम जनता से अपील की जा रही है कि वे सादगी अपनाएं, कारपूल करें और एक-एक बूंद पेट्रोल बचाएं। वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक वास्तविकता है वो एकदम उलट है। चुनावी अभियानों और विशाल रैलियों में सैकड़ों बसें और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो संसाधनों की भारी खपत कर रहे हैं। इस विडंबना पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरी अपील की टाइमिंग पर भी गौर किया है। उनका कहना है कि चुनावों से पहले तक अर्थव्यवस्था को लेकर सब कुछ बेहद सकारात्मक और शानदार दिखाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अचानक से इस कठोर वास्तविकता को सामने रख दिया गया और सादगी की बातें होने लगीं। तो अब अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या खपत कम करने की यह अपील वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए उठाया गया एक नितांत आवश्यक कदम है, या फिर ये किसी अंदरूनी आर्थिक तनाव को छुपाने और उसे देशभक्ति के आवरण में पेश करने की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? इन आंकड़ों और अपीलों के बीच का सच क्या है, ये विचार करना अब हम सबका काम है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।